गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के जो हमारा क्लास है बच्चे, उसमें आज अपन देखने वाले हैं एमपी पीएससी के बारे में, एमपी पुलिस के बारे में, या हम बोल सकते हैं एमपी पटवारी या फिर एमपीईबी। कहने का मतलब ये है कि आज का जो हमारा वीडियो है वो टोटली मध्य प्रदेश को समर्पित है। एमपी की जो जियोग्राफिकल चीज़ है ना, जो भौतिक विवरण है, प्राकृतिक प्रदेश है, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। या ये बोलूँ कि मध्य प्रदेश का जो बेसिक से इन्फॉर्मेशन है वो आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। मतलब इसके अंतर्गत अपन देखने वाले हैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश का एक सामान्य परिचय, तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश से बहुत सारे बच्चों का रेगुलरली मैसेज आ रहा था कि मैडम एमपी वालों के लिए भी कुछ कुछ बनाए, तो मैंने बोला कुछ कुछ क्यों भाई, बहुत कुछ बना दिया जाता है। तो आज जो मैं बताने वाली हूँ मध्य प्रदेश का एक बेसिक से इन्फॉर्मेशन होगा, जो कि आपके हर प्रकार के एग्जाम के लिए, चाहे आप एमपी पीएससी की बात कर लें, व्यापम की बात कर लें, या फिर एमपी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी एग्जाम्स है, उन सब में ये काम आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैं चीजों को 3D इमेज के माध्यम से आप लोगों के सामने रखूंगी, इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखते हैं आगे। चलिए ये पहले, सबसे पहले तो एक सक्सेस मंत्र देख लेते हैं अपन, जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है और बहुत ज्यादा काम आने वाला है। कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है, भले तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि यह इंतजार करने से काफी बेहतर है। अगर आप ये कोशिश करेंगे कि जो सिचुएशन है वो एकदम बेहतरीन हो, तभी मैं क्या करूंगा, तभी मैं किसी भी चीज का तैयारी करूंगा, तो वो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए जो भी साधन आपके पास है, जो भी सिचुएशन आपके पास है, या फिर जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल है, उन्हीं चीजों से अगर आप तैयारी करना चालू कर देते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कतें कम हो जाने वाली हैं। चीजें यहां तक क्लियर आ गई, इसका मतलब ये है, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये मत देखो कि हम सब चीज को जुगाड़ लें पहले, उसके बाद ही हम अपना तैयारी करना चालू करेंगे। नहीं, आपके पास जो भी सुविधाएं हैं वहीं से आप पढ़ना चालू करो, कुछ ना कुछ चीजें तो आपकी तैयार हो ही जाएंगी। अब आते हैं अपन सीधे अपने पॉइंट की तरफ, जिस पर अपने को चर्चा करना है। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश का बेसिक इंफॉर्मेशन आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं हम। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित एक राज्य है जिसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। बिल्कुल बेसिक से इंफॉर्मेशन आपको बताया जा रहा है। अगर हम भारत की मैप की बात कर लें तो वहां पर जो मध्य प्रदेश है बिल्कुल भारत के सेंटर पर स्थित है ना। तो मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल है। अब यहाँ से एक प्रश्न जो आपका बन जाता है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। अगर छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग होकर के। वैसे ही मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, तो मध्य प्रदेश का गठन भी 1 नवंबर को ही हुआ था, लेकिन 1956 में हुआ था। कब हुआ था, 1956 में हुआ था। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, 1956 को हुआ था। और छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। चीजें क्लियर रहेंगी आपको। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। 1 नवंबर सन 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। कहने का मतलब है जब तक जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश में इंक्लूड था, बंटवारा नहीं हुआ था, अलग नहीं हुआ था, तब क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होता था। लेकिन 1 नवंबर को क्या हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, 33% जो हिस्सा है मध्य प्रदेश का कट चुका था। तो इसी वजह से जो मध्य प्रदेश है, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश जो है दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अब आगे हम बात करते हैं। अच्छा, ये तो क्षेत्रफल के आधार पर हो गया कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए तो जो मध्य प्रदेश है वो जनसंख्या की दृष्टि से 5वें नंबर पर सबसे बड़ा राज्य है। क्लियर है यहां तक की चीजें हमारी। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर में उत्तर प्रदेश, अगर हम भारत के मैप को देखें तो जो मध्य प्रदेश वाला हमारा हिस्सा है, मध्य प्रदेश के उत्तर में क्या है, ऊपर में क्या है, उत्तर मतलब ऊपर, तो मध्य प्रदेश के उत्तर में बच्चे आपका उत्तर प्रदेश है। वहीं पूर्व में क्या है, तो मध्य प्रदेश के पूर्व में आपका छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन है। उसके बाद फिर अगर हम दक्षिण की बात करें तो मध्य प्रदेश के जस्ट दक्षिण में आपका महाराष्ट्र पड़ता है और मध्य प्रदेश के पश्चिम में आपका गुजरात तथा उत्तर पश्चिम राजस्थान पड़ता है। क्योंकि देखो राजस्थान वाला पोर्शन भी कुछ ना कुछ इसके पश्चिम वाले हिस्से को ही टच कर रहा है। इसी वजह से आपको ये चीजें याद करनी है। मतलब मैं आपको लोकेशन बता रही हूँ भारत के मैप में कि किस प्रकार से कहां पर स्थित है। तो चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर में क्या है, तो मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश के दक्षिण में क्या है, तो वो महाराष्ट्र वाला हिस्सा हो गया। मध्य प्रदेश के पूर्व में क्या है, तो मध्य प्रदेश के पूर्व में आपका छत्तीसगढ़ है और पश्चिम साइड पर क्या है, आपका गुजरात है और थोड़ा बहुत राजस्थान वाला हिस्सा को भी आप पश्चिम में मान सकते हैं। चीजें यहां तक क्लियर हो गई हैं। आगे बात करते हैं।
चलिए देखिए, ये रहा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का मैप कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। अभी यहाँ पर से आप चीजों को कैसे याद रखेंगे समझिए। यहाँ पर से कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। मध्य प्रदेश के अंतर्गत बहुत सारे जिले हैं, उन जिलों में क्या स्पेशल चीज है जो आपको याद रखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। जिले तो सभी को याद होगा, है ना, क्योंकि आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो आपको चीजें याद होनी चाहिए कि आपके मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी बच्चे वो ये रहेगा कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले से क्या क्या प्रश्न आपके बन सकते हैं जो आपको याद रखना है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे पहली बात जो भिंड है, भिंड की खासियत यह है कि यहां पर सबसे न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। मध्य प्रदेश का एक जिला है भिंड, भिंड में क्या है, न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। वहीं मैं बात करूं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का, तो मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है, तो वो है आपका गुना। कौन सा वाला क्षेत्र है, गुना। वहीं हम तीसरे नंबर पर अगर बात करें कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है और न्यूनतम जनसंख्या है। तो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये जिले का नाम आपको कमेंट करके बताना है कि जिला कौन सा है जो आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए सर्वाधिक साक्षरता दर कहां है, तो मध्य प्रदेश का जो जबलपुर वाला हिस्सा है बच्चे, वहां सबसे ज्यादा साक्षरता दर आपकी पाई जाती है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में बन जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश का जबलपुर ये सर्वाधिक साक्षरता दर को आपका प्रदर्शित करता है। वहीं अगर मैं बात करूं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहां है, तो न्यूनतम जनसंख्या की बात हो रही है ना अब यहाँ पे, तो न्यूनतम जनसंख्या जो घनत्व है वो आपके डिंडौरी में है। कहां है, डिंडौरी वाले हिस्से में है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात कर ले तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो आपके बालाघाट में है। देखो इससे पहले मैंने सर्वाधिक लिंगानुपात न्यूनतम लिंगानुपात की बात की थी, तो न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो आपके भिंड में है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा। और वही जस्ट सबसे नीचे आप जाएंगे तो बालाघाट, जहां पर सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। ये वाला जिला दिख रहा है, ये सबसे क्या है, बड़ा जिला है, तो यह भी आपको याद रखना है। ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या पाया जाता है बड़वानी। तो इस प्रकार से मैप के माध्यम से हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं जो आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की तरफ जहां पर से आपके प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो एक चीज तो आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो गठन है वो आपके 1 नवंबर को ही हुआ था, ठीक है। लेकिन 1 नवंबर में कौन से ईयर को हुआ था, तो जो मध्य प्रदेश है वो 1956 को गठित हुआ था। कब गठित हुआ था, 1956 को गठित हुआ था। इसकी राजधानी कहां है, तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो आपके भोपाल में है। सीमाओं की हम बात कर लें कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों को टच करती है, तो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों को मतलब मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा है, दक्षिण में आएंगे तो महाराष्ट्र को टच करता है, वहीं अगर आप पूर्व साइड पर जाएंगे तो आपके छत्तीसगढ़ को टच करता है, पश्चिम में जाएंगे तो गुजरात को तो टच करता ही है, लेकिन साथ में राजस्थान वाले हिस्से को भी ये टच करता है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो सर्वाधिक 5 राज्यों को टच करती है। क्षेत्रफल की अगर हम बात कर लें तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। चीजें याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की अगर हम बात कर लें तो जनसंख्या यहाँ का कितना है, जनसंख्या मैं बता रही हूँ 2011 के जनगणना के अनुसार। अभी जो जनगणना होगी उसका कोई अपडेट नहीं आया हुआ है ना, जब आएगा तो वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल 2011 की जनगणना के अनुसार जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है वो कितनी है, तो ये है आपका 7,26,26,809। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको याद रखने। देखो आंकड़े आपके माइंड में सेट होना चाहिए। अब इन आंकड़ों को आप जैसा याद करना चाहो वैसे आप याद रख सकते हो। अगर आप चाहें तो आप मोबाइल फोन के जैसे याद कर लीजिए, ठीक है, कि नॉर्मल सी बात है ना, हमसे मोबाइल फोन बहुत आसानी से याद हो जाता है। किसी का नंबर है तुरंत बोलेंगे, तुरंत हमारे माइंड में क्लिक हो जाता है, तो इसको आप मोबाइल फोन समझकर ही याद कर लो, ठीक है। किसी का मोबाइल नंबर है जिसका आपको नंबर चाहिए तो मान के चलो उसी का नंबर है, ठीक है। ऐसे करने से चीजें आपकी याद हो जाएंगी, ठीक। अब जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात कर ले तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। घनत्व का मतलब होता है बच्चे बसावट से, ठीक है। तो अगर हम मध्य प्रदेश के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चीजें यहां तक हमारी क्लियर है। आगे बात करते हैं। अब देखिए
जो जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रही हूँ हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मेरे इस क्लास में मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बातों पर ही चर्चा करूंगी, क्योंकि सामने में बहुत सारे एग्जाम्स हैं, आप देख पा रहे हैं। इन सभी एग्जाम के लिए जो वैल्यूएबल चीज है, अच्छा एमसीक्यू भी मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी बहुत सारे सब्जेक्ट का, ठीक है, वहां पर से भी हमारी चर्चाएं होंगी, जहां पर एक अच्छा खासा क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से स्थान कौन सा है, तो मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पर है, और क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश, ठीक है, दूसरे नंबर पर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ क्योंकि अलग हो गया, नहीं हुआ था तब तक मध्य प्रदेश पहले नंबर पर था। आगे बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पर है, दूसरा, जनसंख्या की दृष्टि से 5वां। साक्षरता दर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 69.3% है। ये चीजें चेंज होते रहती है ना, तो अपडेट आपको करंट को करते रहना है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। लेकिन अभी करंट की मैं बात कर लूं तो 69.3%। पुरुष साक्षरता की अगर हम बात कर लें तो 78.7% है। वहीं महिला साक्षरता की बात कर लें तो 59.2% है। मुख्य भाषा कौन सी है, तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है और साथ में उर्दू भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 2 भाषाओं का प्रयोग होता है, एक तो हिंदी का और दूसरा उर्दू का। चलिए राजकीय वृक्ष की हम बात कर लें तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो आपका बरगद है। चीजें यहां तक क्लियर हमारी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। अब देखो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा, मैंने आपको बताया बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूं मैं आपको। बेसिक से मतलब जो आपके जीके से रिलेटेड प्रश्न है, जो आपको जानकारी में होना ही चाहिए, इन प्रश्नों से आपको अपडेट करवा रही हूं। कल से फिर कंटिन्यू हमारी क्लासें होंगी जिस पर कैसे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, इन सभी बातों पर हमारा चर्चा होगा। फिलहाल राजकीय पशु कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है ब्रांडेरी बारहसिंगा। ब्रांडी जानते हो ना, ब्रांडी, तो वहीं से याद रख लीजिए ब्रांडेरी, ठीक है। तो ब्रांडेरी बारहसिंगा ये क्या है, तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। क्या है, ब्रांडेरी बारहसिंगा, ठीक है। राजकीय पक्षी कौन सा है, राजकीय पक्षी कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज है। कौन सा है बच्चे, दूधराज है। कौन सा है, दूधराज है। आगे बात कर लेते हैं राजकीय फसल की, तो राजकीय फसल कौन सा है, सोयाबीन बहुत पाया जाता है वहां पे, इसी वजह से इसको राजकीय फसल में काउंट किया जाता है। एवं सबसे ज्यादा राजकीय फसल कौन सा है, तो ये आपका सोयाबीन है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सीधा सीधा याद रखो मध्य प्रदेश का राजकीय फसल कौन सा है, तो आपका सोयाबीन है। कुल कितने जिले हैं, 52 नहीं जी, अभी 53 हो चुके हैं, है ना। मैं बोली आपको हर एक प्रश्न को करंट से आपको अपडेट करते रहना है। ये बाय मिस्टेक टाइप गलत हो गया था, तो आपको इस चीजों को भी याद रखना है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, छिंदवाड़ा। अगर हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर जिला कौन सा है पूछे, तो क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला है वो आपका छिंदवाड़ा है। कौन सा जिला है, छिंदवाड़ा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो निवाड़ी है। कौन सा है, निवाड़ी। चीजें क्लियर हो गई। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, तो छिंदवाड़ा है। सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो निवाड़ी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इंदौर है भाई। सर्वाधिक जनसंख्या यही है, सबसे ज्यादा बसावट यही है। और सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहां पाया जाता है, तो जबलपुर, आपको याद रखना है। क्लियर। और सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां बसा हुआ है, तो आपके इंदौर में बसा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। देखो यहाँ पर प्रथम पर हम चर्चा करने वाले हैं। वर्तमान में कौन है ये आपको जानकारी में रखना है, क्योंकि करंट से आपको डेली अपडेट होना पड़ेगा। आपके करंट में क्या क्या चल रहा है वो सब चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा। फिर चाहे आप गूगल के माध्यम से करिए या फिर मैं खुद कोशिश करती हूँ कि आप लोग के लिए करंट की क्लास भी लेकर के आऊं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये आपका प्रश्न है कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, ये आपको बताना है। प्रथम नहीं, अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है आपको ये बताना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री है कौन है, तो रविशंकर शुक्ल। याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे भाई, पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो पट्टाभी सीतारमैया। याद रखना है आपको, ये सारे आपके इतिहास से जुड़े हुए नाम है। इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया था हमारे भारत को आजादी दिलाने में, छत्तीसगढ़ को आजादी दिलाने में, मध्य प्रदेश को आजादी दिलाने में। इन्हीं के बदौलत हमको एक अलग से जिला मिल पाया था ना। तो ये सारे नाम आपको इतिहास में भी देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन फिलहाल चीजों को आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, रविशंकर शुक्ल जी थे। वहीं मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो पट्टाभी सीतारमैया, आपको याद रखना है। और वहीं मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो H.H. कामत। नाम याद रहेगा, H.H. कामत। सचिव की बात हो रही है, कौन थे, H.H. कामत थे। चलिए आगे बात करते हैं।
अच्छा, जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट करें सब्सक्राइब कर देंगे यार, क्योंकि नया नया चैनल है ना, सपोर्ट की बहुत बहुत जरूरत है। तो शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट करके बताएं क्लास कैसा लगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो जरूर से सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो, मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख केंद्र बिंदु पर मैं चर्चा करूंगी, जिसमें सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं, भारत से रिलेटेड भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो ध्यान से देखेंगे प्रश्न को। सबसे पहली बात, पृथ्वी का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बात हो रही है, मतलब पूरे विश्व की बात हो गई। तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहा जाता है आपके मंगलनाथ को। मंगलनाथ मतलब क्या होता है? उज्जैन। इस नाम से बहुत लोग अवगत नहीं थे, मुझे पता है, ठीक है। उज्जैन को ही मंगलनाथ के नाम से भी जाना जाता है, और यह आपके पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। जीके में डायरेक्ट प्रश्न बन जाएगा, ध्यान रखना है। तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है? मंगलनाथ को कहा जाता है। मंगलनाथ मतलब आपका उज्जैन वाला, उज्जैन मतलब महाकाल, याद आ रहा है क्या? चलिए आगे बात करते हैं। अखंड भारत का केंद्र बिंदु। अब देखो, यहां पर विश्व की बात हो रही थी, पृथ्वी की बात हो रही थी, मतलब विश्व की बात हो रही थी। तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन सा है? उज्जैन है ना। लेकिन अगर भारत की बात कर ले तो भारत का जो केंद्र बिंदु है वो बरसाली को माना जाता है। बरसाली मतलब बैतूल, ठीक है। बरसाली मतलब बैतूल। तो भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है? बरसाली। बरसाली मतलब बैतूल। अविभक्त भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है? मतलब जब भारत विभाजित नहीं हुआ था, जिस टाइम पर पाकिस्तान, बर्मा, ये सारे हम एक ही साथ हुआ करते थे, अफगानिस्तान, तब की बात हो रही है। तो अविभक्त भारत का केंद्र बिंदु कौन सा था? तो उस टाइम पर करौंदी को माना जाता था। करौंदी मतलब आपका कटनी वाला पोर्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है? अब तो विभाजित हो गया, तो अब भारत का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? तो अब भारत का जो केंद्र बिंदु है वो विदिशा को माना जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। तो वर्तमान में भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है? तो वर्तमान में भारत का जो केंद्र बिंदु है वो आपके विदिशा को माना जाता है। किसको माना जाता है? विदिशा को माना जाता है। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु किसको बोलते हैं भाई? तो सागर को मानते हैं। चीजें क्लियर है यहाँ पर? तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है? सागर को कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो, मध्य प्रदेश के कुछ विशिष्ट तथ्य, इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना है आपको। मध्य प्रदेश के पूर्व और पश्चिम भाग में लगभग 34 मिनट का अंतर है। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एक सेकंड, ठीक है। प्रश्न बन जाता है, जैसे अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ से भी प्रश्न बनता है ना, छत्तीसगढ़ के उत्तर से दक्षिण के बीच में कितने मिनट का अंतर है, या पूर्व से पश्चिम के बीच में कितने मिनट का अंतर है। ये जो अंतर पूछा जाता है ना बच्चे, ये डिपेंड करता है आपके अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा पर, क्योंकि मिनट का जो अंतर है ना वो आपके देशांतर के हिसाब से ही डिसाइड होती है कि एक से दूसरे देशांतर के बीच में कितने मिनट की दूरी है, और उसका जो बॉर्डर है वो किसको किसको टच करता है। ये सब मैं मैप के माध्यम से जब चीजों को समझाऊंगी ना तो बहुत आराम से चीजें एकदम कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझ आ जाएगा कि कैसे कितनी अक्षांश रेखाएं मध्य प्रदेश को टच करती हैं, या मध्य प्रदेश के अंतर्गत कितनी अक्षांश रेखाएं आती हैं। तब आप डिसाइड कर पाओगे कि पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण के बीच में दूरी कितनी है। यही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के पूर्व और पश्चिम भाग में लगभग 34 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का अंतर है? 34 मिनट का अंतर है। मध्य प्रदेश के पूर्व और पश्चिम की बात हो रही है ना, उत्तर दक्षिण की नहीं, पूर्व और पश्चिम में 34 मिनट का अंतर है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के गुजरती। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कर्क रेखा है वो आपके मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर के गुजरती है? 14 जिलों से होकर के गुजरती है। और वहीं हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ के 8 जिलों से होकर के गुजरती है बच्चे। तो आपको दोनों ही प्रश्न याद रखना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा? 14 जिलों से होकर के गुजरती है। भारत की मध्याह्न रेखा 82.5 एक मात्र सिंगरौली जिले से होकर के गुजरती है। मध्य प्रदेश की बात हो रही है। जो मानक रेखा है, मानक रेखा हम किसको मानते हैं? जो मानक रेखा है वो आपके 82.5 डिग्री को माना जाता है, जिसको ग्रीनविच के नाम से भी माना जाता है, जाना जाता है आपका, ठीक है। तो अब देखिए 82.5 डिग्री एकमात्र जो मध्याह्न रेखा है ये आपके सिंगरौली जिले से होकर के गुजरता है। तो मानक रेखा भारत के मध्य प्रदेश के कौन से जिले से होकर के गुजरती है? तो जो मध्याह्न रेखा है वो सिर्फ सिंगरौली जिले से होकर के गुजरता है। कहां से? सिंगरौली जिले से होकर के गुजरता है। तो भारत की मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री को मध्याह्न रेखा के नाम से अपन जानते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर के गुजरती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कुछ और पॉइंट्स है। मध्य प्रदेश के पूर्व और पश्चिम, ये हो गया हमारा, है ना, अभी तो हमने जस्ट देखा था। अब देखो कुछ चीजें और यहाँ पर बताई गई है कि मध्य प्रदेश का जो विधान मंडल है वो कैसा है। तो मध्य प्रदेश का आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे अगर भारत के संविधान की हम बात कर लें तो अगर हम केंद्रीय लेवल पर
बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा होता है, लेकिन हर एक राज्य में एक विधानसभा भी होता है, पर विधान परिषद की गारंटी नहीं है कि कितने जगहों पर आपके विधान परिषद हैं, ठीक है, लेकिन विधानसभा तो होंगे ही होंगे। तो वहीं पर आपका प्रश्न पूछा गया है कि विधानमंडल, तो मध्य प्रदेश का जो विधानमंडल है वो कैसा है? मध्य प्रदेश का जो विधानमंडल है बच्चे वो एक सदनीय है। कैसा है? एक सदनीय है। और यहाँ पर जो विधानसभा है वहां पर कितनी सीटें पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है यहाँ पर 231 सीटें पाई जाती है। कितनी सीटें पाई जाती हैं? 231 सीटें पाई जाती है। अच्छा, यहीं पर अगर मैं छत्तीसगढ़ का पूछ लूं तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90। याद है ना, आपको याद रखना पड़ेगा चीजों को। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 231 है। भारतीय संसद राज्यसभा की अगर हम बात कर ले तो भारतीय संसद राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं और लोकसभा में 29 सीटें हैं। तो चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखो कुछ और पॉइंट्स है आपका। खनिज संसाधनों से समृद्ध मध्य प्रदेश हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। आपने पढ़ा होगा पन्ना, ठीक है। ये जो जगह है ये कहाँ है? ये सारे जगह जहां से हीरे मिलते हैं आपके मध्य प्रदेश में ही तो है आपका, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि खनिज संसाधन भरपूर मात्रा में यहाँ पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वन संपदा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो आपने याद रखना है खनिज संसाधन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ अगर धातु में बात करें तो हीरा हो गया, आपका तांबा हो गया, ये बहुलता यहाँ पर पाया जाता है। अपने क्षेत्र की 30% से अधिक वन क्षेत्र के अधीन है। इसके पर्यटन उद्योग में काफी वृद्धि हुई है। राज्य ने वर्ष 2010-11 के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार भी जीता था, ठीक है। तो आपको चीजों को याद रखना है। पर्यटन पुरस्कार, क्योंकि मैंने अभी बताया ना यहाँ वन संपदा बहुत अधिक मात्रा में है, क्योंकि यहाँ पर वन संपदा बहुत अधिक मात्रा में है इसलिए यहाँ पर को पर्यटन स्थल भी घोषित कर दिया गया है। लोगों को मोहने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर बनाई गई है। दैट्स वाई सन 2010-11 में क्या किया गया था? मध्य प्रदेश को पर्यटन स्थल घोषित किया गया था, ठीक है। चीजें यहां तक हमारी याद रहेंगी। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से अपने पर्यटन के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि देखो यहां पर बहुत सारे पर्यटन स्थल है। बहुत सारे पर्यटन स्थल है मतलब कौन कौन से स्थल है? तो कुछ गिने चुने नाम जो आप सभी को पता होगा, जैसे कि यहाँ का भीमबेटका है, ठीक है, पंचवटी हो गया, खजुराहो हो गया, ठीक, सांची स्तूप हो गया, ग्वालियर का किला हो गया, उज्जैन हो गया, महाकाल वही तो है आपका। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल के प्रमुख उदाहरण है। लोग दूर दूर से जाते हैं महाकाल का दर्शन करने के लिए भाई। और भीमबेटका, इसको तो यूनेस्को ने अपने क्षेत्र में जगह दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ है, ठीक है। सांची स्तूप की हम क्या ही बात कर ले, सबसे बड़े स्तूप के रूप में ये जाना जाता है। खजुराहो, खजुराहो के बारे में छत्तीसगढ़ का जो भोरम देव है इसको खजुराहो की संज्ञा दी गई है। चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आपके याद रखने लायक चीजें हैं, चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ग्वालियर तो फिर फेमस है ना। आगे बात करते हैं। उज्जैन जिले में प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेले का पुण्य पर्व विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। उज्जैन कहाँ है आपका? तो उज्जैन आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। महाकाल जी वहीं विराजित है, जिसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से जाते हैं। इसके साथ साथ उज्जैन की खासियत यह है बच्चे कि उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार कुंभ का मेला जरूर लगता है। कुंभ का मेला को ही हम सिंहस्थ मेला के नाम से भी जानते हैं। उज्जैन में लगता है इसलिए और विशेष हो जाता है मध्य प्रदेश के प्रभाव को ये बढ़ाने के लिए। तो चीजें यहाँ तक क्लियर हैं। चलिए आज के इस क्लास में फिलहाल इतना ही। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको चीजें तो समझ आ चुका होगा। मेरे क्वेश्चन का लेवल भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम पढ़ने वाले, बहुत डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ बच्चे आप लोग को मैं। चाहे फिर ज्योग्राफी हो या MPPSC हो, हर एक एग्जाम का बेहतरीन तैयारी करेंगे। उसके साथ साथ MCQ भी मैं लेकर के आऊंगी, ताकि जिन बच्चों का ऑलरेडी तैयारी हो चुका है वो अपने आप को टेस्ट कर सके कि किस प्रकार से आपका कितना तैयारी हुआ है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। फिर से वही बोलूंगी, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट करें तो जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, क्योंकि नया नया चैनल है, नए जोश के साथ पढ़ा रही हूँ। आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो जोश में भी वृद्धि होगी, कंटेंट भी मजेदार होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।